morning to all. Welcome in KVS RO Daily Live. मैं AK सिंह। आज हम लोग बेटा पी ब्लॉक में कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था? पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हमने 15 ग्रुप स्टार्ट किया था। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। मेरा पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, गिव रीजन। जैसे हमारा केस क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एग्जिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। नेक्स्ट 5 नहीं बना पाता। सोचिए मैंने क्या जवाब दिया था आपको, किस तरह से सोचना है आपको। कि यदि हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा तो उसमें 2s आता है और 2p आता है और 2d ले सकते हो क्या? ये ऑर्बिटल ले सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 1 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। So it does not have d orbitals, so it cannot expand its covalency beyond 4। 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है PH3 has lower boiling point than NH3। Why? दो हमारा PH3 has lower boiling point than NH3, जबकि आप जानते हैं कि N के नीचे P होता है, मतलब इसका साइज बड़ा है, इसका मास बड़ा है। तो इन जनरल सीक्वेंस में अमोनिया का कम और फॉस्फीन का ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन उल्टा है। क्वेश्चन कह रहा है PH3 has lower boiling point than NH3। So how can you explain? So boiling points always depends upon the magnitude of intermolecular force of attraction. So due to a small size and high electronegativity of nitrogen, ammonia can form intermolecular hydrogen bond, but PH3 does not। इनका साइज भी बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम डील कर सकते हैं और आपको तैयार रहना बेटा। ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 1 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसलिए इस पर ध्यान रखना है आपको। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। मेटल के साथ इनका रिएक्शन होता है। सो ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड exhibiting -3 oxidation state। -3 oxidation state। For example, calcium nitride, calcium phosphide, sodium arsenide, तो यहाँ पर देख रहे हो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इस तरह से ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे Mg3Bi2 मैग्नीशियम बिस्मथाइट, तो इस तरह से ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट सारे एलिमेंट्स एग्जिबिट करते हैं और मेटल से रिएक्ट करते हैं। इसके बाद इसमें नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग पढ़ेंगे पहले तो नाइट्रोजन गैस के बारे में, फिर अमोनिया,
और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन फर्स्ट ले लें, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस यदि बात करें कि कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं, तो बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या है कहना कि पहले जो हमारा नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है नियरली 77 केल्विन, सो लिविंग बिहाइंड द ऑक्सीजन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन। ये डिफरेंस के कारण बेटा नाइट्रोजन पहले और ऑक्सीजन बाद में निकल जाता है। तो एयर को क्या करना है, पहले प्यूरिफाई कर देना है, डस्ट फ्री करना है, फिर उसको लिक्विड एयर बनाना है और लिक्विड एयर बना करके उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है। तो इस तरह से कमर्शियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर नाइट्रोजन बनाते हैं। नाइट्रोजन बनाने की ज़रूरत क्या होती है, चलो आगे देखते हैं। लेबोरेटरी में कैसे बनेंगे। लेबोरेटरी में बनाने के लिए आपको अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड एक्वस एंड सोडियम नाइट्राइट NaNO2 एक्वस, ये यदि लेंगे तो N2 गैस निकलता है। साथ में क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल। ये तो नाइट्रोजन गैस लैब में हम कैसे बना सकते हैं कि बाय ट्रीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट NO और NO2 भी बन सकता है, HNO3। इसको फिर से ट्रीट करके नाइट्रोजन गैस बना लेते हैं। एक बच्चे आपने जब 8-9 क्लास में आप लोग थे तो इमीडिएट क्या करते थे, जैसे साइंस एग्जीबिशन हुआ और आप एक वॉल्केनो बनाने का प्रयास करते थे, सर ये वॉल्केनो है, तो उसमें केमिकल्स कौन सा ले लेते थे, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाता है। जो ग्रीन कलर का जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो निकलता है, तो आप बोल रहे हैं लावा, और साथ में वाटर। तो आर्टिफिशियल वॉल्केनिक इरप्शन का जो आप मॉडल बनाते थे उसमें क्या यूज कर देते थे आप, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो यदि हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें अमोनियम डाइक्रोमेट का, तो यहाँ भी हम बना सकते हैं नाइट्रोजन गैस। अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हीट करें तो देखो ये गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया और ये देखो लिक्विड हो, तो तीनों चीज आपका निकल रहा है ना। तो इस तरह से आर्टिफिशियल वॉल्केनिक इरप्शन से भी बना सकते हैं। A very pure nitrogen can be obtained by thermal decomposition of sodium azide or barium azide. सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड, एजाइड जो आयंस होते हैं ये नाइट्राइट से डिफरेंट होता है। इस आयन का नाम है नाइट्राइट, ठीक है बेटा। और जो एजो ग्रुप वाला ये हमारा मेंबर्स था यहाँ से, तो इस पे जो माइनस चार्ज है इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। तो इसको क्या लिखोगे आप, N3 माइनस। तो ये एजाइड है, दिस इज एजाइड, दिस वन नाइट्राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि एजाइड जो हमारा है वो N3 माइनस है। तो यदि हमको सोडियम एजाइड का फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, NaN3। बेरियम एजाइड का लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, NaN3(2). यदि ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा बेरियम और नाइट्रोजन, यहाँ मिलेगा आपको सोडियम और नाइट्रोजन। ये देखिए हिट किया। तो वेरी प्योर क्यों बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन जब बन गया
तो आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट का काम करने लग जाता है, तो फिर वो रिएक्ट नहीं करता है और आपको प्योर नाइट्रोजन मिलता है। तो इस तरह से बेटा हम बना सकते हैं नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट चलें इसके प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो हर हमेशा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है, क्या आप देखते हैं इसका कोई कलर है या आपको कोई स्मेल मिलता है जब ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं? तो नहीं। सो डाइनाइट्रोजन इज ए कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक भी है। हवा में रहता है, कोई हमें इस तरह का पॉइजनस इफेक्ट नहीं देता है। ठीक है, तो क्या क्या है बेटा? कलरलेस है, ऑडरलेस है, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक गैस है। इसकी सॉल्युबिलिटी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन वाटर में कम होता है। मात्र 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर पर ये डिजॉल्व होता है। तो इसीलिए सॉल्यूशन में जो आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, कि ये हाई प्रेशर पर जो ब्लड में डिजॉल्व होता था तो वहाँ भी ऑक्सीजन से इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, डाइनाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव। क्यों? प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में हम लोग देख रहे थे कि नाइट्रोजन इज ए कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस गैस है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोला बेटा कि ये इनर्ट होते हैं, मतलब अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों अनरिएक्टिव होता है? सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी यदि आपको बोलता है कि ये इनर्ट बिहेवियर जैसा वर्क करता है या लिस्ट रिएक्टिव है, तो आपको हमेशा बॉन्ड इंथैल्पी पे जाना है मॉलिक्यूल्स के लिए। और आयनिक कंपाउंड में कुछ अलग फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि N और N ट्रिपल बॉन्ड है और इसकी बॉन्ड इंथैल्पी 941 किलो जूल पर मोल होता है। तो 941 किलो जूल पर मोल बहुत हाई बॉन्ड एसोसिएशन इंथैल्पी है, तो इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होता जल्दी। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम है। लेकिन हायर टेम्परेचर पर, एलिवेटेड टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ और नाइट्राइट बनाते हैं। लिथियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, इस तरह से आप देख रहे हैं मेटल के साथ नाइट्राइट बनता है। यदि हम देखें कि हाइड्रोजन के साथ, तो हम अमोनिया प्रोडक्शन में हैवर्स प्रोसेस देखते हैं, जिसको हमें इन डिटेल्स पढ़ना है। अमोनिया का कैटलिस्ट ले लेते हैं, इतना टेम्परेचर और प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो कि यदि हम ऑक्सीजन से बात करें कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो इट विल टेक्स प्लेस अबाउट 2000 केल्विन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। नहीं तो हवा में हर हमेशा क्या बन जाता, ये गैस बन जाता, लेकिन नहीं बनता है क्योंकि टेम्परेचर कितना चाहिए, 2000 केल्विन चाहिए। तो बहुत हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शंस होता है। ठीक है, मेन यूज नाइट्रोजन का क्या करते हैं बेटा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसे कैल्शियम साइनामाइड जो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। और आजकल जहाँ भी हमें इंडस्ट्री में इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है तो इसको यूज करते हैं। पहले आप जानते थे जैसे बल्ब वगैरह में नाइट्रोजन गैस डालना शुरू कर दिया था, अब तो चेंज हो गया, तो इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए यूज करते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इन डिटेल्स देखते हैं अमोनिया का।
anesthesia. Ammonia is present in small quantities in air and soil, where it is formed by decay of nitrogenous organic matter, यूरिया. आप बेटा महसूस करना, जो भी यूरिनल प्लेसेस हैं वहाँ आप देखो अमोनिया का स्मेल आता रहता है. क्या होता है, वो डिकम्पोज कर जाता है अमोनियम कार्बोनेट में अमोनिया, और फिर वहाँ से अमोनिया का स्मेल आता है. ठीक है, तो जब कभी भी हमारा इस तरह का डिकेइंग मैटर्स है, वहाँ से निश्चित रूप से आपको अमोनिया का प्रोडक्शन होने लग जाता है. एंड ऑन ए स्मॉल स्केल, जब भी आप लैब में आप देखते हो, जैसे अमोनियम का टेस्ट करते हो, तो किसी भी सॉल्ट के अंदर यदि अमोनियम प्रेजेंट है तो आप क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं. आप कोई भी बेस ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस. तो जो भी अमोनियम का सॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल NH4Cl है, NaOH ले लिया, तो आप देखो ये अमोनिया गैस निकल जाएगा. अमोनियम सल्फेट ले लें, अमोनियम कार्बोनेट ले लें, कोई दूसरा बेस भी ले सकते हैं. तो ये अमोनिया गैस. तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर आप जो फर्स्ट अमोनिया का जीरो ग्रुप में टेस्ट करते हैं आप, तो इसी से करते हैं हम लोग कि अमोनिया का स्मेल आने लग जाता है, पता करते हैं. ऑन लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रिपेयर्ड बाय हैवर्स प्रोसेस. हैवर्स प्रोसेस से बनाते हैं अमोनिया को, और इसमें 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेते हैं. ठीक है, और इसको कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर में, और फिर कैटालिटिक चैम्बर में पास करते हैं, तो अमोनिया गैस बनता है. लेकिन इस अमोनिया गैस को लिक्विफाई कर लेते हैं. लिक्विफाई करने का फ़ायदा क्या होता है कि अमोनिया इज इजली लिक्विफिएबल, एंड इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑल द 3 गैसेस आर प्रेजेंट, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी और अमोनिया भी. यदि आप नहीं करोगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि फिर आपका अमोनिया डिकम्पोज हो जाएगा, और जब बेटा अमोनिया डिकम्पोज हो जाएगा तो बनाने का क्या फ़ायदा हुआ. तो फिर तो आपको ये 1:3 वॉल्यूम में लेते हैं, और टेम्परेचर अबाउट 700 केल्विन लेते हैं, 200 एटमॉस्फेयर हम यहाँ पर प्रेशर रखते हैं. आप देखो ली चार्टियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं नहीं, कि यहाँ पर 1 मोल और 3 मोल, तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ पर 2 मोल का वॉल्यूम है. तो यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स डालने के लिए, अमोनिया को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हाई प्रेशर रखते हैं. तो प्रेशर एक कंडीशन क्या हो गया हमारा, हाई प्रेशर. यूज ऑफ कैटलिस्ट, आयरन का ऑक्साइड लेते हैं, और कैटलिटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रमोटर यूज करते हैं K2O Al2O3. अब देखिए कि यहाँ पर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, करीब करीब 46.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है. तो यदि हीट रिलीज हो रहा है मीन्स डेल्टा H निगेटिव है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हमें टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए. लेकिन टेम्परेचर आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो क्यों, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं. तो प्रेशर हाई करके इस फैक्टर को कंट्रोल कर लेते हैं. ठीक है, और दूसरा लिक्विफेक्शन ऑफ अमोनिया से क्या होता है कि जब ये लिक्विड अमोनिया होगा वहाँ से इसको रिमूवल कर देते हैं. तो जब आप प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को हटाओगे तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इस तरह से हम अमोनिया को लार्ज स्केल पर जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, हैवर्स प्रोसेस से बनाते हैं. प्रॉपर्टीज,
तो जब भी हमको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सजेस्ट ए कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, तो आप क्या बोलेंगे? हाई प्रेशर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, यूज ऑफ कैटलिस्ट एंड बाय द रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द रिएक्शन साइट। कैसे हटा लेते हैं? बाय लिक्विफिकेशन ऑफ अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इतना जल्दी लिक्विफाई नहीं होगा, जो कंडीशंस आप लगाएंगे अमोनिया लिक्विफाइड होगा, लिक्विड अमोनिया को वहां से हटा देंगे। प्रॉपर्टीज, अमोनिया is a colorless gas with pungent odor। जो अमोनिया है कलरलेस गैस है, और जैसे आप लैब में अमोनिया का स्मेल एक अलग से ही स्मेल होता है। अमोनिया एसोसिएट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इसीलिए सारे हाइड्राइड्स में आप देखते हैं 2 हाइड्राइड जो फॉस्फीन और आर्सेन है उससे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके 1 एपेक्स पर क्या होता है? लॉन पेयर एसोसिएटेड होता है। इस लॉन पेयर के कारण ये एक अच्छा लेविस बेस भी है, और जब हम इसको वाटर के अंदर लाते हैं तो ये OH- आयन भी प्रोड्यूस करता है। तो आप कह सकते हो कि ये आर्हेनियस बेस भी है। ये OH- का फॉर्मेशन होता है इसका, तो ये बेस भी है। तो ये एसिड के साथ सॉल्ट बनाएगा। जैसे आप HCl ले लेंगे तो NH4Cl बनेगा, यदि आप H2SO4 ले लेंगे तो अमोनियम सल्फेट बनेगा। तो अमोनिया बीइंग ए बेसिक, इट रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट बना देता है। इट्स एक्वस सोल्यूशन, जो अमोनिया सोल्यूशन बोलते हैं, वो NH4OH होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया सोल्यूशन। और आप जानते हैं अमोनिया सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं बेटा सॉल्ट एनालिसिस में, और 3rd ग्रुप में यूज करते हैं, ग्रुप रिएजेंट के फॉर्म में। लेकिन इससे पहले NH4Cl डाल देते हैं। NH4Cl डालने के पीछे रीजन होता है बेटा कि हम चाहते हैं कि उसका जो डिसोसिएशन है उसका कम हो। क्यों? क्योंकि ग्रुप 4 का जो जिंक है वो भी प्रिसिपिटेट हो जाएगा और आपको वहाँ कन्फ्यूजन देगा। तो ग्रुप 3rd में जो हमारा आयरन और अल्मोनियम है वही प्रिसिपिटेट हो, इसलिए हम डालते हैं NH4Cl, तो यहाँ पर बचने के लिए। तो जब आप डालते हैं तो जैसे जिंक का Zn, जिंक का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, जैसे ZnSO4, तो जानते हो ये आपका, ये देखो ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा, वाइट PPT, और साथ में अमोनियम सल्फेट, ये वाइट PPT। लेकिन इससे अवॉइड करना होता है हमें, है ना, 3rd के लिए। आयरन का ले लें आप, ब्राउन PPT। तो इस तरह से इस PPT के थ्रू इसको हम एज ए रिएजेंट यूज करते हैं। और हमने कल कंपेयर भी किया था कि जो लॉन पेयर हैं इसके कारण जो अमोनिया का साइज छोटा है, तो ये सारे हाइड्राइड में सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब अमोनिया के ऊपर जो लॉन पेयर है इसके कारण ये एक बहुत अच्छा लिगेंड भी है। लिगेंड क्या होता है बेटा कि उसके पास एटलीस्ट 1 लॉन पेयर होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग पढ़ेंगे कि एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है फॉर एकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर एक जैसा ही होता है। जैसे आपको कोई पूछ लिया कि अमोनिया इज ए
बेस, तो आप बोलेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया इज ए गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ड्यू टू एबिलिटी टू डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया इज ए लिगेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से एक ही आंसर है और ये क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जैसे आपके पास Cu2 प्लस एक्वस है जो कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर, और इसमें NH3 2 प्लस एक्वस, ये डीप ब्लू हो जाता है। कॉपर का टेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कंफ्यूजन, लेकिन मैं अभी दूर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बताता हूँ थोड़ा कि देखो यहाँ पर 4NH3 लिख करके NH3 4 क्यों कर दिया, यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखा। तो ये बेटा ना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो EAN से रूल से डिसाइड होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि कितना उनको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुँचने के लिए लिगेंड चाहिए। तो इस पर बेस्ड होता है, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन डिटेल्स पढ़ेंगे। तो अभी ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसके बारे में नहीं, लेकिन यहाँ पर कि इसका 4 होता है, जैसे Ag के साथ करोगे तो 2 होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर उसी के आधार पर डिसाइड होता है। जैसे AgCl बेटा जानते हो ये सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बना दोगे तो ये सॉल्युबल हो जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब ये सॉल्युबल हो जाता है। तो ये सॉलिड था, तो जब भी आपके पास क्लोराइड का टेस्ट करते हैं और सिल्वर क्लोराइड बनता है विच इज सॉल्युबल इन अमोनिया, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, क्लोराइड है, वाइट PPT है। तो इस तरह से ये कंपाउंड जो बना है ये सॉल्युबल है, कलरलेस। ठीक है। नाइट्रिक एसिड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट केमिकल्स है जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है। ये एक ऑक्जो एसिड है। ऑक्जो एसिड देखो क्या होता है, और हाइड्रा एसिड और ऑक्जो एसिड में क्या फर्क होता है। ये एक फिक्स कंडीशन होता है ऑक्जो के लिए कि ये ग्रुप ऑक्जो ग्रुप है, डबल बॉन्ड हो, जैसे S डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, और एटलीस्ट 1 OH ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट एटम डायरेक्टली, जिसके साथ ऑक्जो लगा हुआ उसी के साथ OH। और ये तो ये एक ऑक्जो एसिड है नाइट्रोजन का, और इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और HNO2 उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। तो अस और इक का पता ही है आपको कि हायर वैलेंसी को इक बोलते हैं और लोअर को अस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो नाइट्रस था उसको हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट था, और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया था। ठीक है, NO और HNO3 में। तो ये होता है बेटा ऑक्जो एसिड। फिर से एक बार देखो, हाइड्रा एसिड और ऑक्जो एसिड में फर्क क्या है। जैसे HCl, इसको हाइड्रा एसिड बोलते हैं, H2S इसको हाइड्रा एसिड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई O- से ये रिप्लेस नहीं होता है। तो इसलिए इसको हाइड्रा एसिड बोलते हैं। ये डायरेक्टली H+ रिलीज करता है, लेकिन यहाँ ये O- से H+ रिलीज होता है। लैब में इसको बनाने का तरीका है कि सोडियम नाइट्रेट पर H2SO4 ले लो, नाइट्रिक एसिड बन जाए। ये लेबोरेटरी मेथड स्मॉल स्केल बनाने के लिए। लेकिन लार्ज स्केल बनाने के लिए ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है, जिसमें लार्ज स्केल पर बनाते हैं। अब नाइट्रिक एसिड इतना लार्ज स्केल पर क्यों बनाते हैं, तो आप जानते हो जितना भी आपका एक्सप्लोसिव है, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ये सारे जो RDX, ये सारे नाइट्रिक एसिड के
मैन्युफैक्चर पर डिपेंड है। ये नाइट्रिक एसिड से ही इनिशिएट होता है, नाइट्रिक एसिड से ही बनता है। तो लार्ज स्केल पर जो इसको बनाते हैं तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। उस प्रोसेस का नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसमें बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू NO, उससे बना लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर डिजॉल्व करके बनाते हैं HNO3। ठीक है, तो पहला स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू NO। ठीक है, गैस सरफेस में पढ़ा था, याद करिए किस तरह का कैटालिसिस हो रहा है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो रहा है, नहीं, ये देखो सारा रिएक्टेंट गैस में है और प्लेटिनम सॉलिड में है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो पहला स्टेप्स क्या हुआ बेटा कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू NO। दूसरे स्टेप में इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 2 कन्वर्जन ऑफ NO टू NO2। ये देखो यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, ली चार्टियर प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा बेटा, हाई प्रेशर लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर आपके पास 3 मोल हैं, इधर आपके पास 2 मोल हैं, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप हाई प्रेशर करेंगे तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स। अब स्टेप 3, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है उसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में टू गिव HNO3। ठीक है, उसको डिजॉल्व करते हैं। स्टेप 3 इसको डिजॉल्व करते हैं वाटर में साथ में थोड़ा सा हमको NO गैस भी मिल जाता है। देख रहे हो, NO गैस भी मिल रहा है। ये इस गैस को फिर इस स्टेप में रिसाइकल कर देते हैं जिससे मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सके नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रिक बनाते हैं। तो एक बार फिर से बेटा रिकॉल करते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल क्या था, अमोनिया था, और ऑक्सीजन गैस प्लैटिनम सरफेस के ऊपर गेज प्लैटिनम से पास कराया, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर करीब 500 केल्विन रख करके तो क्या बना लिया, NO गैस। NO गैस को फिर ऑक्सीजन के साथ हाई प्रेशर पर कंबाइन करा के क्या बना दिया, NO2। NO2 को जब डिजॉल्व किया तो बना HNO3, और NO जो बना उसको क्या करेंगे, रिसाइकल कर देंगे, और रिसाइकल करके हम और फिर से NO2 बनाएंगे और इसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। कलरलेस लिक्विड, लेकिन लैब में रखते रखते धीरे धीरे ब्राउन कैसे हो जाता है, इसलिए कि उससे जो NO2 गैस निकलता है बेटा और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड वो ब्राउन कलर का हो जाता है, तो हमारा डिजॉल्व होने लग जाता है, और इसके कारण ऐसा होता है। नहीं तो यदि वो प्योर रहे तो कैसा होगा, कलरलेस लिक्विड। और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है जो मैंने बात किया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और मोनोबेसिक है। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोटॉन निकलने वाला है,
यदि आप HNO3 को डिजॉल्व करोगे तो सिर्फ एक प्रोटॉन निकलेगा हाइड्रोनियम आयन देगा, और कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक मोनो बेसिक एसिड है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक्स मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट नोबल गैसेस, जैसे प्लेटिनम वगैरह है, गोल्ड है, उनको छोड़ करके सारे मेटल को ये अटैक करता है नाइट्रिक एसिड। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन the concentration of the acid, the temperature and the other reactions medium, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप देखोगे बेटा कि concentrated HNO3 प्लस कॉपर यदि है तो प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है, और यदि डाइल्यूट HNO3 प्लस कॉपर है तो प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे एक चीज़, कभी भूलने की चीज़ नहीं है कि यदि हमारा कोई मेटल है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो बेटा मेटल का नाइट्रेट बनाना है आपने, ठीक, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारा कोई मेटल है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो हमारा मेटल का नाइट्रेट होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। यदि डाइल्यूट हुआ तब भी मेटल का नाइट्रेट बनेगा लेकिन NO गैस निकलेगा इन द केस ऑफ कॉपर। लेकिन यदि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है लाइक जिंक, तो N2O बनेगा। ठीक है, ये दो एस्पेक्ट्स याद रख करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि बेटा इस चैप्टर के अंदर आप 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन फिक्स होता है, कंप्लीट एंड बैलेंस। आपको रिएक्शन लिखा रहेगा, आगे आपको कंप्लीट करना है। तो ये ट्रिक यदि याद रखें तो आपको लर्न रखने में बहुत आसानी होगा कि यदि हमारा नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है और मेटल के साथ करते हैं तो हमारा मेटल का नाइट्रेट बनेगा और NO2 गैस निकलेगा, लेकिन यदि डाइल्यूट है तो NO गैस निकलेगा और मेटल का नाइट्रेट बनेगा। तो देखते हैं और आपको बैलेंस करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। HNO3 कंसंट्रेटेड कॉपर, तो मैंने क्या बोला आपको कि बनाना है कॉपर का नाइट्रेट, निकालना है NO2, साथ में बन जाएगा वाटर। ठीक है, इस तरह से। अब यदि इसको बैलेंस करें तो यहाँ 4HNO3 कर दो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 4 2H2 बैलेंस हो। ठीक है, इसी तरह से जिंक लिखते हैं, जिंक का भी यही है। डाइल्यूट में मैंने बोला प्रोडक्ट आपका NO2 गैस नहीं निकलेगा, डाइल्यूट में NO गैस निकलेगा कॉपर के साथ, N2O निकलेगा जिंक के साथ, क्योंकि वो फर्दर और रिड्यूस हो जाएगा। यदि जिंक जैसे कॉपर के साथ तो मेटल का नाइट्रेट तो बनाना है आपको, साथ में निकालना है NO गैस, साथ में लिखना ये है। एक बैलेंसिंग का पार्शियल इक्वेशन मेथड से आपको तरीका सिखा देते हैं कि आपको लर्न ना करना पड़े। HNO3 ये देखिए कैसे ब्रेक हो रहा है, NO H2O और नेसेंट ऑक्सीजन। आपको कॉपर से क्या बनाना था, कॉपर नाइट्रेट, तो लिखिए यहाँ पर कॉपर NO, यहाँ पर बनाया आपने CuNO3 जो फॉर्मूला है लिख दिया। अब देखो बेटा 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन कर लो,
अब देखो ऑक्सीजन 6 है और इधर 2 है, तो इधर कितना करोगे 4 करोगे, और इसको पहले बैलेंस कर लो, तो 2HNO3 2NO, 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 और 3 और 3। तो देखो यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 है, तो ऊपर वाले को 4 से कर 12 हो जाएगा, नीचे वाले को 3 से कर दो 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, तो क्या आया 3Cu प्लस 8HNO3, फिर 3Cu, NO देखो इधर कितना 8 और इधर 6, तो 2 बचा और 4H। कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा और इस तरह से कर सकते हैं। क्या किया बेटा 2HNO3 2NO H2O 3O, यहाँ पर कॉपर NO और नेसेंट ऑक्सीजन को हमें कैंसिल आउट करना। ठीक, यहाँ भी कर सकते हो आप। यहाँ पर क्या करोगे HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो NO2 H2O O, ऐसे ब्रेक करना। ठीक है, सिर्फ आपने याद रखना है कि यदि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो NO2 गैस रिलीज करना है, और यदि हमारा डाइल्यूट हुआ तो NO इन केस ऑफ कॉपर, यदि जिंक हुआ तो N2। Dilute nitric acid does not react with metals, but concentrated nitric acid reacts non-metal to give their oxidized product। जैसे फास्फोरस होगा तो फास्फोरिक एसिड, सल्फर होगा सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडीन होगा आयोडिक एसिड, तो इस तरह से कार्बन होगा CO2 या कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह से नॉन मेटल को वो अपने रेस्पेक्टिव एसिड और ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हैज नो इफेक्ट ऑन मेटल। प्लस HNO3 gives iodic acid, similarly phosphorus gives phosphoric acid, sulfur gives sulfuric acid, and carbon gives CO2 NO2 H2। ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, क्योंकि डाइल्यूट का कोई भी रिएक्शन नहीं है, सारे कॉन्सेंट्रेटेड हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो I2 इज ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड, फास्फोरस टू फास्फोरिक, सल्फर टू सल्फ्यूरिक, कार्बन टू CO2। लेकिन जब तक ये बैलेंस्ड नहीं है तो आपको CBSE से मार्क्स अलॉट नहीं होगा। तो बैलेंस करना भी सीखना है, और बैलेंस करने का एक छोटा सा तरीका मैं सिखा देता हूँ, फिर आप आगे सबका ट्राई करना। मैं एक आपको सिखा रहा हूँ, ये सल्फर वाला केस ले लेते हैं। ये देखो, ये हमारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो ब्रेक होगा किस में NO2 में, H2O और नेसेंट ऑक्सीजन, ये फिक्स चीज है आपके पास। ठीक है, 2HNO3 gives 2NO2 plus H2O, ये कंसंट्रेटेड का ब्रेकअप है। अब आपने बनाना है सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपने लिखा है S plus H2O plus O। आपको ऑक्साइड बना के भी सिखा था, लेकिन और लेंदी क्यों करना, सीधा सीधा कर लो, H2SO4। अब देखो बेटा, आपने H2 हो गया 2, सल्फर 1 हो गया, अब ऑक्सीजन बैलेंस करना, इधर 4 है और इधर आपके पास 1 ही है, तो 3 करो इधर, और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपने बैलेंस्ड हो गया।
तो क्या आ गया आपका S plus 6HNO3 gives H2SO4 plus 6NO2 और 3H2O में से 1H2O माइनस हो गया 2H। देखिए, तो हर एक आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो और एकदम यही तरीका है। क्या करना है, 2HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड ब्रेक करेंगे 2NO2 प्लस H2O प्लस O में, और S प्लस H2O प्लस 3O H2SO4। अब आपने दोनों तरफ नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल कर दिया और ऐसे लिख दिया S प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड नाइट्रिक एसिड। और आप असाइनमेंट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते रहिएगा बेटा और उसको बनाइएगा, सॉल्व करिए। थैंक यू।